यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, कशेरुकी प्राणियों की संरचना और उनके कार्य। और क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन के ऊपर, प्रजनन के ऊपर, प्रजनन कशेरुकी प्राणियों में रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स। रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स प्राणियों में प्रजनन। देखिए, प्रजनन की क्रिया क्या है आपको पता ही है। प्रत्येक जीव अपने समान नए जनकों को जन्म देता है प्रकृति के अंदर और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। जीवों की इस क्षमता को ही, जीवों की इस कैपेसिटी को, जिसमें वो अपने समान नए संततियों को, नए शिशुओं को जन्म देता है, ठीक है, और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, इसे हम प्रजनन की क्रिया कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये जो प्रजनन की क्रिया है दो तरह से संपन्न होती है, लैंगिक और अलैंगिक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, फिर रिमाइंड करा रहा हूं आपको कि लैंगिक प्रजनन में युग्मकों का आपस में संलयन होता है और नए जीव का निर्माण किया जाता है। लैंगिक जनन में दो सदस्यों की आवश्यकता होती है। इसमें उत्पन्न होने वाले नए जीव के अंदर उत्परिवर्तन की संभावना होती है। वेरिएशंस, विभिन्नताएं देखी जाती है अपने जनक से, क्योंकि यहाँ पर जो आनुवांशिक लक्षण आते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल आता है संतति के अंदर, वो दो जनकों से आता है, अलग अलग जनकों से आता है, तो वो आपस में जुड़कर कुछ परिवर्तित हो जाते हैं और परिवर्तित होकर संतति के अंदर पहुंचते हैं। इससे कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है और जो ये विभिन्नताएं हैं जैव विकास में सहायक है, इवोल्यूशन में, ठीक है। दूसरी बात की जाए अलैंगिक जनन की, नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही जनक के द्वारा अपने समान नए संततियों का निर्माण किया जाता है। किसी भी तरह की विभिन्नताएं यहाँ पर संतति के अंदर नहीं देखी जाती, क्योंकि जो लक्षण है, आनुवंशिक लक्षण, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो केवल एक ही जनक से पहुंचता है संततियों के अंदर, ठीक है। अब देखिए, जो अलैंगिक जनन है वो द्विविभाजन के द्वारा संभव होता है। इसके अलावा बहु विभाजन भी होता है, ठीक है। बीजाणुओं का निर्माण किया जाता है, बहु बीजाणुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कि कोई कोशिका है, ठीक है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, एक एग्जाम्पल देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि बहु विभाजन किस तरह से होता है। बीजाणुओं का निर्माण, स्पोर्स का निर्माण होता है। जो कोशिका होती है उसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो समसूत्री विभाजन करता है, असूत्री विभाजन करता है, ठीक है। विभाजन कर कर अब एक से अधिक केंद्रकों का निर्माण कर लेता है एक ही कोशिका के अंदर। इसके पश्चात प्रत्येक केंद्र के चारों तरफ कुछ जीव द्रव्य एकत्रित हो जाता है। इस तरीके से एक कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक निर्मित हो जाते हैं और चारों तरफ से ये घिरे हुए होते हैं जीव द्रव्य की कुछ मात्रा से। इसके पश्चात जो कोशिका झिल्ली होती है वो फट जाती है और उसके अंदर से जो एक केंद्रक है वो निकलकर स्वतंत्र हो जाता है और प्रत्येक केंद्रक के द्वारा एक नए जीव का निर्माण किया जाता है। इस तरह से एक जीव अपने समान बहुत सारे जीवों का, नई संततियों का निर्माण करता है। इसे कहा जाता है अलैंगिक जनन के द्वारा। अलैंगिक जनन का प्रकार है ये। और बहु विभाजन, बीजाणुओं का निर्माण किया जाता है, बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण किया जाता है, स्पोर्स का निर्माण किया जाता है, जो कि स्वतंत्र होकर, फ्री होकर एक स्वतंत्र नए जीव का निर्माण करता है। इसके अलावा मुकुलन की विधि भी पाई जाती है, बड़ी, ठीक है। मुकुलन विधि, मुकुलन भी क्या है, अलैंगिक प्रजनन का ही एक तरीका है, मुकुलन। बर्डिंग, मुकुलन,
देखिए मुकुलन क्या है, अलैंगिक प्रजनन, नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ये मुकुलन, ठीक है। जैसे कि हम बात करें हाइड्रा के अंदर, एग्जांपल लेके समझे, स्लेंटेटा संघ का एक सदस्य है, स्लेंटेटा इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। स्लेंटेटा के जो सदस्य होते हैं वो अकशेरुकी प्राणी होता है। स्लेंटेटा का एक सदस्य लिया है हमने हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर हम मुकुलन की जो प्रक्रिया है उसको देखते हैं। तो देखिए हाइड्रा इस तरह से होता है, ये इसका अग्र का सिरा होता है, ये आधार सिरा, आधार भाग, बेसल पार्ट है आधार, इससे ये चिपका हुआ या जुड़ा हुआ हो सकता है सरफेस से। ये इसका अग्र सिरा होता है या मुख सिरा, अग्र या मुख्य भाग, मुख्य सिरा, ठीक है, माउथ होता है। और इसके चारों तरफ टेंटिकल्स पाए जाते हैं, इस तरह से टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, चारों तरफ टेंटिकल्स या फिर स्पर्शक, जिन पर यहाँ पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन टेंटिकल्स के ऊपर इनकी सहायता से ये अपने शिकार को पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट किया जाता है निमेटोसाइट सेल्स के द्वारा, और इनके द्वारा एक टॉक्सिक एलिमेंट को भी सीक्रेट किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है इनके शिकार, जिनको भी जिसका भी इसको शिकार करना होता है या अपना भोजन को इसको पकड़ना होता है। इस तरीके से इसकी संरचना होती है। हमें यहाँ पे देखना है बर्डिंग प्रोसेस, प्रजनन की क्रिया को, ठीक है। तो प्रजनन की क्रिया में क्या होता है, इसकी जो एपिथीलियम होती है, ऊपरी जो त्वचा होती है, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, जब अनुकूल परिस्थितियां होती है, पर्याप्त मात्रा में इसे भोजन उपलब्ध होता है, जो वातावरण है वो इसके लिए, वातावरण की जो परिस्थितियां हैं, जो इकोलॉजी है, वातावरणीय जो परिस्थितियां हैं, वो सब कुछ इसके लिए क्या है, एडेप्टेड है, अनुकूलित है। उचित परिस्थितियों में अगर ये निवास करता है तो उस समय इसकी जो एपिथीलियम होगी, उप त्वचा होगी, उप त्वचा की कोशिकाएं बारंबार विभाजन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, बारंबार विभाजन करती है, और विभाजन करते हुए बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है। और इस तरह से इसकी ऊपरी सरफेस पर एक बहिर्वृद्धि संरचना का निर्माण हो जाता है। इस तरह से बहिर्वृद्धि संरचना का निर्माण हो जाता है, एक बड़ी निकलती है, इस तरीके से उभरती है कोई संरचना, क्योंकि यहाँ पर कोशिकाएं क्या है, कंटिन्यूअस लगातार विभाजित होती है, डिवीजन करती रहती है, तो उससे एक यहाँ पर छोटा सा उभार निकल आता है कोशिकाओं का। यही उभार बढ़ते बढ़ते उभरता रहता है इस तरह से, और एक नई, एक छोटी सी शाखा का निर्माण कर लेता है। ये जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है, ये मुख्य भाग से, मुख्य शरीर से, हाइड्रा के मुख्य काय से अलग हो जाता है, आधार से, एंजाइम अपघटन क्रियाओं के फलस्वरूप, और ये वाला भाग अलग होकर एक स्वतंत्र हाइड्रा का निर्माण कर लेता है, ठीक है। इस तरह से इसके द्वारा क्या होगा, स्वतंत्र हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। ये वाला जो जनक है वो तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा ये जो बड़ी बनाई हुई है, ये इससे अलग होकर एक नए हाइड्रा में, नए जीव के अंदर विकसित हो जाती है, ठीक है। स्लेंटेटा में आता है ये सदस्य। इस तरह से मुकुलन विधि के द्वारा, मुकुलन क्या है, अलैंगिक जनन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए केवल एक ही हाइड्रा के द्वारा नए संतति को जन्म दिया जा रहा है, दो हाइड्रा की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल एक ही सदस्य है यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रजनन की क्रिया कर रहा है, इसीलिए ये अलैंगिक प्रजनन है। और यहाँ पर जो ये हाइड्रा बनेगा वो एकदम डिट्टो कॉपी होगा, जीरोक्स होगा, किसी भी तरह की विभिन्नता यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आनुवंशिक लक्षण आए हैं इसमें, वो जो जेनेटिक मटेरियल आया है, डीएनए, वो केवल एक ही हाइड्रा से आया है। किसी भी तरह का यहाँ पर म्यूटेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, ठीक है। ये है मुकुलन विधि के द्वारा, बर्डिंग विधि के द्वारा, ये मुकुलन बर्डिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखिए यूग्लिना के अंदर हम देखें प्रजनन की क्रिया को, तो यूग्लिना इस तरह से, यूग्लिना सदस्य होता है, और इसमें ये कसाबिकाएं पाई जाती है एक सिरे पर,
कसाविका, युगलिना, कसाविका, फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला ये कसाविका निकली हुई होती है एक सिरे पर। इन कसाविकाओं के द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा ही इनमें मूवमेंट होता है, गमन, लोकोमोशन देखा जाता है। देखिए जब युग्लिना के अंदर आप प्रजनन की क्रिया को देखते हैं, रिप्रोडक्शन देखा जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पैरामीशियम के अंदर द्विविभाजन, बाइनरी फ्यूजन, उसमें पैरामीशियम के अंदर हमने देखा था कि अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा था, ट्रांसवर्स डिवीजन देखा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो द्विविभाजन होगा, यहाँ पर जो अलैंगिक प्रकार से द्विविभाजन जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है, अनुदैर्ध्य विभाजन होता है इस तरह से, ठीक है। अर्थ के सरफेस के 90 डिग्री पर इस तरह से यहाँ पर इसे बोला जाता है अनुप्रस्थ विभाजन या लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप जो एक युग्लिना होता है वो दो युग्लिना में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। एक युग्लिना ये बना, एक युग्लिना ये बन गया। इस तरह से एक कोशिका दो कोशिका में डिवाइड हो गई और ये दोनों डिट्टो कॉपी होंगे इसके एकदम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अलैंगिक द्विविभाजन क्रिया। और द्विविभाजन क्रिया किस तरह की है, अनुदैर्ध्य, पैरामीशियम में अनुप्रस्थ, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसमें बीजाणुओं का निर्माण भी देखा जाता है। पोमेला अवस्था होती है जिसे पोमेला कहा जाता है, बहुविभाजन या पोमलेला अवस्था, पोमलेला अवस्था। देखिए युग्लिना को अगर देखें हम, पोमलेला अवस्था, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं युग्लिना के लिए तो ये अनुकूल परिस्थितियों में क्या करता है, बहु बीजाणुओं का निर्माण करता है, बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण करता है और इस अवस्था को पोमलेला अवस्था के नाम से जाना जाता है, पोमलेला, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, पोमलेला, जब इसको अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो ये क्या करता है, अपनी कसाविकाओं को गिरा देता है। इसकी जो फ्लैजिला होती है ये लुप्त हो जाती है, हट जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है, गिरा देता है। इसके बाद ये जो गोलाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है चारों तरफ से घिर जाती है म्यूकस से, श्लेष्मा से, ठीक है। इसके चारों तरफ एक आवरण बन जाता है श्लेष्मा का इस तरह से, जो कि विपरीत परिस्थितियों में, सॉरी, जब विपरीत परिस्थितियां होती है, ठीक है, उस टाइम पर क्या करता है, अपनी कसाविकाओं को गिरा देता है और अपने चारों तरफ सुरक्षा के लिए म्यूकस को सिक्रेट करता है। श्लेष्मा इसके चारों तरफ इस तरीके से आवृत हो जाता है, एक आवरण बन जाता है जो कि इसको विपरीत परिस्थितियों से बचाने का काम करता है। अब इसके अंदर जो केंद्र होता है वो असूत्री विभाजन करते हुए बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण करता है। इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक निर्मित हो जाते हैं और इन केंद्रकों के चारों तरफ जीव द्रव्य की थोड़ी थोड़ी मात्रा संग्रहित हो जाती है, ठीक है। जब उचित परिस्थितियां आती हैं, वापस से वातावरण परिवर्तित होता है और इसके लिए एडेप्टेड हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है, तो इसकी जो श्लेष्मा लेयर है ये गल जाती है, लुप्त हो जाती है और इसके अंदर जो बीजाणु भरे हुए होते हैं, ठीक है, ये स्पोर्स कहलाते हैं। ये बीजाणु स्वतंत्र होकर बाहर आ जाते हैं और प्रत्येक बीजाणु के द्वारा एक नई युग्लिना का निर्माण किया जाता है। इस तरह से जो बहुविभाजन कहा जाता है इस प्रक्रिया को, ठीक है, इस प्रोसेस को, क्योंकि एक युग्लिना क्या कर रहा है, बहुत सारे नए संतति युग्लिना का निर्माण कर रहा है, तो बहुविभाजन कहा जाता है। मल्टी डिवीजन रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये, पोमलेला अवस्था के नाम से जाना जाता है इसको। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स भरे हुए होते हैं जो कि अनुकूलित परिस्थितियों में इससे निकलकर बाहर आ जाते हैं और प्रत्येक बीजाणु के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा एक नए युग्लिना का निर्माण किया जाता है। इस तरीके से जो ये अवस्था है बहुविभाजन, ये भी क्या है, असूत्री अलैंगिक विभाजन का ही एक प्रकार है, क्योंकि एक ही युग्लिना के द्वारा बहुत सारे युग्लिनाओं का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है।
इस तरह से यहाँ पर हमें युग्निया के अंदर देखा जाता है। इसके बाद देखिए जो साइकिल है, साइकिल के अंदर भी अलैंगिक जनन होता है विकुलन विधि के द्वारा। साइकिल होता है, साइकिल में जैसे मैंने आपको हाइड्रा में समझाया, इसी तरीके से साइकिल के अंदर भी होता है अलैंगिक जनन। साइकिल में विकुलन विधि के द्वारा या बड़े विधि के द्वारा अलैंगिक जनन देखा जाता है। इसकी जो उपत्वचा की कोशिकाएं होंगी वो विभाजन करते हुए बड़ी या बहुवृद्धि बाहर की तरफ बहिर्वर्धी संरचना का निर्माण करती है। बहिर्वृद्धि, ठीक है, बहिर्वृद्धि संरचना का निर्माण करती है, जो कि इससे अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेगी। अब इसके बाद देखते हैं सिलेंट्रेटा जीवों में जन्म। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम ओबेलिया का। ओबेलिया सिलेंट्रेटा का ही मेंबर है। ओबेलिया के अंदर एक प्रक्रिया को देखा जाता है, इस प्रक्रिया को मेटाजेनेसिस नाम दिया जाता है। मेटाजेनेसिस क्या है? एक प्रक्रिया है, इस प्रोसेस के दौरान जो ओबेलिया सदस्य है, ओबेलिया सदस्य अपने जीवन काल में दो अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है, एगुणित और द्विगुणित। ठीक है, तो अपने जीवन काल में दो अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। दोनों होती तो द्विगुणित ही है, लेकिन एक का नाम है पोलिप, दूसरी का मेड्यूसा। जो पोलिप अवस्था है वो स्टेबल होती है, स्थानबद्ध होती है, एक ही जगह पर एक सरफेस से जुड़ी हुई होती है। देखिए ओबेलिया जो है सिलेंट्रेटा का सदस्य है, ओबेलिया, ठीक है, ओबेलिया सिलेंट्रेटा का सदस्य है और इसके जीवन काल में दो अवस्थाएं देखी जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा जो मनुष्य है उसके जीवन होता है, उसको चार भागों में बांटते हैं, बाल अवस्था, फिर युवावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था और लास्ट में वृद्धावस्था। इसी तरीके से जो ओबेलिया होता है, सिलेंट्रेटा सभी का सदस्य है, इसका जीवन काल दो अवस्थाओं में देखा जाता है। एक होता है पोलिप, दूसरा मेड्यूसा। ठीक है, जो पोलिप अवस्था है ये क्या होती है? होती तो दोनों ही द्विगुणित अवस्था है, ठीक है, डिप्लॉयड होती है दोनों ही, लेकिन जो पोलिप अवस्था है, इस अवस्था में जब ओबेलिया पाए जाते हैं तो ये क्या होता है? स्थानबद्ध होते हैं, स्टेबल होते हैं, एक ही जगह पर जुड़े हुए होते हैं। जैसे प्लांट होते हैं, उनकी रूटें पृथ्वी के अंदर गर्भ में जुड़ी हुई होती है, एक जगह पर डटी हुई होती है। ठीक है, अगर सर मैं डायग्राम को बना के बताऊं तो इस तरह से ये ओबेलिया होती है, ठीक है, ब्रांच का होती है, आगे से शाखित होती है इस तरह से, ये यहाँ से डटी हुई होती है सरफेस से, अदर सतह से। ठीक है, इस तरह से ये जो अवस्था है इसे कहा जाता है पोलिप अवस्था। स्थानबद्ध है, स्टेबल होती है, ठीक है, स्टेबल होती है, स्थानबद्ध होती है, एक ही जगह से जुड़ी हुई होती है, लेकिन और ये क्या है? जन्म नहीं करती। जो पोलिप अवस्था है, पोलिप अवस्था में ओबेलिया के द्वारा प्रजनन की क्रिया नहीं की जाती। लेकिन मेडूसा जो पोलिप अवस्था है, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो अनुकूल परिस्थितियां आने के बाद ये जब प्रजनन करना चाहती है, प्रजनन का जब समय आता है रिप्रोडक्शन का, तो ये पोलिप अवस्था मेडूसा अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, पोलिप अवस्था मेडूसा अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और मेडूसा जो अवस्था है, इस स्टेज में इसके द्वारा प्रजनन की क्रिया का प्रदर्शन किया जाता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है और अपने ही समान नए संततियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, मेडूसा जो अवस्था है ये क्या होती है? स्वतंत्र होती है, फ्री होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है, तैरती रहती है पानी के अंदर। ठीक है, जो इसका निवास स्थान होता है वहां पर ये फ्री होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकती है, फ्री होती है, स्वतंत्र जीवी होती है ये वाली अवस्था। लेकिन पोलिप अवस्था क्या है? स्थानबद्ध है, एक ही जगह पर जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, और मेडूसा अवस्था स्वतंत्र होती है, फ्री होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकती है। तो जो ये प्रक्रिया है पोलिप का मेडूसा में बदलना और मेडूसा का फिर वापस पोलिप में बदलना, ठीक है,
इस प्रक्रिया को जाना जाता है मेटाजेनेसिस के नाम से। ठीक है, मेटाजेनेसिस के नाम से। जैसे कायांतरण बोलते हैं, कायांतरण, यहाँ पर जो ये कायांतरण है वो सत्य प्रकार का नहीं है। ठीक है, कायांतरण प्रक्रिया आपने पढ़ा होगा, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण की प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जो ये ओबेलिया है ये भी क्या है, अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो ये कायांतरण का एक प्रकार है, लेकिन जो ये कायांतरण है ये क्या है, असत्य प्रकार का है, क्योंकि इसमें जो अवस्थाएं हैं दोनों ही क्या होती है, द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है। अगर यहाँ पर कोई भी एक अवस्था, एक स्टेज क्या होती है, हैप्लॉयड होती है और दूसरी डिप्लॉयड होती है, एक अगुणित होती दूसरी द्विगुणित होती, और फिर ये आपस में इंटरचेंज करते हो, आपस में एक दूसरे में अंतर परिवर्तन करते हैं, तो उस टाइम पर हम इसे कहते हैं सत्य प्रकार का वास्तविक मेटामॉर्फोसिस, वास्तविक कायांतरण। लेकिन ये क्या है, दोनों ही द्विगुणित अवस्थाएं होती है और एक दूसरे में परिवर्तित भी होती हैं जीवन काल में, ओबेलिया के में। ठीक है, इसलिए जो ये प्रक्रिया है, इस प्रकार का जो कायांतरण देखा जाता है उसे मेटाजेनेसिस नाम से जाना जाता है। मेटामॉर्फोसिस ना बोलकर मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस ये सत्य प्रकार का कायांतरण नहीं है, असत्य है, क्योंकि दोनों ही अवस्था क्या है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड द्विगुणित। दोनों अवस्थाओं के क्या लक्षण है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये स्थानबद्ध होती है, ये स्वतंत्र होती है। आया समझ में? ये अपनी जो मेड्यूसा अवस्था है उसी में क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। पोलिप अलैंगिक जनन हेतु कारको स्तंभोब्लास्टोजेनिक्स, इस तरह से। ठीक है, जो छत्रक समान होती है ये तो इस तरीके से होती है। पोलिप जो अवस्था है उसका डायग्राम मैंने आपको ऐसा बना दिया। जो मेड्यूसा अवस्था होती है ये छत्र के समान होती है, अम्ब्रेला, छत्रक के समान। मेडुला का अगर डायग्राम आपको बना के बताऊं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होती है, छत्र के समान, जैसे छाता होता है इस तरह से, और ये क्या है, फ्री होती है, तैरती रहती है इस तरह से, एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकती है। ठीक है, आज की क्लास में हमने बात की है मेडुसा के ऊपर, ओबेलिया के ऊपर। इनमें देखा है प्रजनन की क्रिया को इस तरीके से, जो इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, एकशरीरी प्राणी, उनके अंदर प्रजनन की क्रिया को देखा जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।